Good morning, students. Let's start our chapter first of civics. In this chapter, we were doing about the features of democracy. First feature we have done, in a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. For this definition, we have taken the example of Pakistan under General Pervez Musharraf. Now the next feature is free and fair electoral competition. In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament, called Quenguo Renmin Diabiao Duai. National People's Congress. The National People's Congress has the power to appoint the president of the country. चाइना में इलेक्शंस होते हैं रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years और जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है उनको पावर है प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की. इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना. पूरे चाइना से 3000 पीपल इलेक्ट होते हैं. सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी और उनमें से कुछ मेंबर्स जो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, आर्मी. बट कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड टू बी अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. बट इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए कैंडिडेट को किसकी रिक्वायरमेंट है कि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल ले. ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002 or 3. The government is always formed by the Communist Party. What they want to tell you? They want to tell you that elections held regularly in China after 5 years, but mostly the government is also formed by the Communist Party. Or to stand in election, a candidate must have to take approval of the Chinese Communist Party. Since its independence in 1930, Mexico hold elections. Second example they are giving about Mexico. Since its independence in 1930, Mexico hold elections after every 6 years to elect its president. Mexico में भी हर 6 years के बाद जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन होते हैं. द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल. कंट्री 1930 से न मिलिट्री रूल के अंडर में रही है न डिक्टेटर के. बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वोन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. लेकिन 2000 तक हर बार इलेक्शन जो है एक ही पार्टी जीतती थी और वो कौन सी थी, PRI. Opposition parties did contest elections but never managed to win. Opposition party इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो करती थी पर वो कभी भी इलेक्शन जीत नहीं पाती थी. द PRI वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन. PRI जो है पार्टी वो डर्टी ट्रिक्स यूज करती थी इलेक्शन में जीतने के लिए. एंड व्हाट वर दीज डर्टी ट्रिक्स? ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इस पार्टी मीटिंग. जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में वर्क करते थे उनको पार्टी की मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी. टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI. गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स थे वो पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि वो PRI को ही वोट दें. मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी. एक ट्रूली डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है उसमें अपोजिशन का भी रोल होता है, लेकिन मीडिया जो है अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक्टिविटीज़ को इग्नोर करता था और एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम. सम टाइम द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट. और कई बार जो पोलिंग बूथ थे वो लास्ट मोमेंट पर ही शिफ्ट कर दिए जाते थे, विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट. और जो लोग अगर दूसरी पार्टी को वोट डालना चाहते थे तो उनके लिए ये मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता था. सो दीज वर द डर्टी ट्रिक्स प्लेड बाय द PRI to win election. The PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidate. और काफ़ी जो है पैसा भी वो पार्टी खर्च करती थी. Should we consider the elections described above as example of people's electing their rulers? यहाँ पर हमने चाइना का एग्जाम्पल देखा और हमने मैक्सिको का एग्जाम्पल देखा. दोनों में ही इलेक्शन होते हैं, बट जो इलेक्शन थे उनमें हमने क्या देखा कि चाइना में तो एक ही पार्टी का वो था
और मेक्सिको में PRI जो है पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स प्ले करती थी. देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स हियर. इन चाइना द इलेक्शन डू ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस. चाइना में तो कम्युनिस्ट पार्टी का था, लोगों के पास चॉइस ही नहीं थी कि उसके अलावा वो किसको वोट डालें. दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट. उसी कैंडिडेट को चूज करना पड़ता था जो कि कम्युनिस्ट पार्टी जिसको अप्रूवल देती थी. कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास चॉइस कहाँ होंगे, क्योंकि बेसिकली जो कैंडिडेट होगा वो होगा तो कम्युनिस्ट पार्टी का ही. इन द मैक्सिको एग्जाम्पल पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस. लेकिन मैक्सिको में दूसरी अपोजिशन पार्टी है, हमें दिखाई दे रहा है कि लोगों के पास चॉइस है, वो दूसरी पार्टी के मेंबर को भी चूज़ कर सकता है. बट PRI जो है इलेक्शन जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स प्ले करती थी. देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट. कोई तरीका ही नहीं था कि रूलिंग पार्टी इलेक्शन में डिफीट हो जाए, क्योंकि पीपल इसके अगेंस्ट भी थे, फिर भी ये इलेक्शन जीत जाती थी. दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस. तो हम इन दोनों ही इलेक्शंस को फेयर इलेक्शन नहीं करेंगे, भले ही यहाँ पर इलेक्शंस होते हों, रेगुलरली होते हों. We can thus add a second feature to our understanding of democracy. Holding elections of any kind is not sufficient. तो हम सेकंड इसके फीचर पर आते हैं कि इलेक्शन कंडक्ट कराना ही सफिशिएंट नहीं है. The election should be fair. The elections must offer a real choice between political alternatives. इलेक्शन के में चॉइस होनी चाहिए, अल्टरनेटिव्स होने चाहिए, एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर. लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए कि जो एट प्रेजेंट रूलर है, इफ़ द रूलर इज नॉट वर्किंग वेल, सो दे कैन चेंज द रूलर if they wish so. So a democracy must be based on a free and fair election. So the second feature of democracy is that it must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. अगर इलेक्शन फेयर होंगे और जो करंटली गवर्नमेंट पावर में है अगर वो काम ठीक से नहीं कर रही है तो लोगों के पास एक फेयर चांस होगा उसको हराने का. वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 3. चैप्टर 3 में हम पूरा इलेक्शन सिस्टम देखेंगे, इलेक्शन इंडिया में कैसे होते हैं, इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन कराता है, सेपरेट होता है ताकि इलेक्शन जो है वो विदाउट चीटिंग के फ्री और फेयर कंडक्ट कराए जा सके. तो यहाँ तक हमने 2 फीचर्स देखे हैं, इलेक्शन फ्री और फेयर हो, फाइनल पावर जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में हो. नाउ थर्ड फीचर इज 1 person 1 vote 1 vote. यहाँ पर है कि 1 person एक आदमी के पास एक वोट हो और उसकी वोट की वैल्यू भी एक ही हो. ये कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि किसी के वोट की वैल्यू एक से ज़्यादा हो और किसी के वोट की वैल्यू कम हो. अर्लियर वी रेड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वॉज लिंक्ड टू डिमांड फॉर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. Universal adult franchise means everyone who is about 18 years have right to vote, whether men or women, rich or poor. The principle has now come to accepted almost all over the world. Yet there are many instances of denial of equal right to vote. Here they are giving some examples of denial of this voting right. Until 2015 तक इन सऊदी अरेबिया वीमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट. वीमेन को वोट डालने का राइट ही नहीं था. तो इस कंडीशन में हम इस कंट्री को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी थी ही नहीं, इक्वल वोटिंग राइट था ही नहीं. एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजन्स रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट. वहाँ पर क्या था कि जो रशियन पीपल माइनॉरिटी में थे उनके लिए राइट टू वोट लेना ही डिफ़िकल्ट था. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया का अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो यहाँ पर हर कोई, चाहे वो माइनॉरिटी में हो चाहे मेजॉरिटी में हो, हर किसी को इक्वल वोटिंग राइट है वो अगर इंडिया का सिटीज़न है तो. इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन. वहाँ पर क्या है कि वहाँ के इंडिजीनियस जो फिजी हैं उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन. इंडियन फिजियन यानी कि जो फिजी में रहता है और इंडिया से शिफ्ट हुआ है.
तो यहाँ पर हमने तीनों ही एग्जाम्पल्स में क्या देखा कि सऊदी अरेबिया में तो वीमेन को वोट डालने का राइट नहीं था, एस्टोनिया में रशियन माइनॉरिटी वालों के लिए डिफ़िकल्ट था राइट टू वोट लेना, और यहाँ पर तो वोट की वैल्यू ही अलग थी। इंडिजीनियस फिजियन लोगों के लिए तो वोट की वैल्यू ज़्यादा थी, बट इंडियन फिजियन के लिए जो है वोट की वैल्यू कम थी, यानी कि वन वोट वन वैल्यू का सिस्टम वहाँ पर नहीं था। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वेलिटी, और डेमोक्रेसी का तो एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, देयर शुड बी पॉलिटिकल इक्वेलिटी, दैट गिव us the third feature of democracy. Now we are on the third feature of democracy. In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. हर सिटीजन्स को का एक वोट होगा और हर वोट की वैल्यू जो है वो एक ही होगी, सबकी वोट की वैल्यू इक्वल होगी। वी शैल रीड मोर अबाउट इन चैप्टर 3. So here we have seen the three features of democracy. Now next is about rule of law and respect for rights. Rule of law यानी कि कानून का शासन, everyone is equal before law, and respect for rights, और वहाँ पर हर किसी के rights की respect की जाए. Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980. वहाँ पर क्या था कि white minority का रूल था 1980 तक। 1980 में जिम्बाब्वे ने अपनी इंडिपेंडेंस गेन की। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानु पीएफ, द पार्टी that led the freedom struggle. Its leader was Robert Mugabe. The country since independence, elections were held regularly and always won by जानु पीएफ. यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। यहाँ पर जो इनकी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में जो लीडर थे, पार्टी थी, वो थी जानु पीएफ और उसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। यहाँ की क्या सिचुएशन थी कि हर बार जो है रेगुलरली इलेक्शंस होते थे, पर इलेक्शन कौन जीता था, किस पार्टी के जीते थे, जानु पीएफ। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। वो पॉपुलर था लेकिन इलेक्शन जो है इसी बेस पर जीतता था कि वो अनफेयर प्रैक्टिसेस जीतने के लिए यूज़ करता था। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट changed the constitution several times to increase the power of the president. यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपनी पावर का मिसयूज करते हुए वो कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया उसने, और हर बार अपनी पावर को इंक्रीज किया ऑफ द प्रेजेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल. ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड. ऑपोजिशन पार्टीज के जो वर्कर्स थे उनको परेशान किया जाता था और जो मीटिंग करते थे उनको डिसरप्ट किया जाता था. पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर क्लियर्ड इलीगल. अगर पब्लिक प्रोटेस्ट करती थी, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन वगैरह करती थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उनको क्या डिक्लेयर किया जाता था, इलीगल, गैर कानूनी. देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेजिडेंट. फर्स्ट जो उन्होंने क्या लॉ बना रखा था कि लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेजिडेंट. वो प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करने की पावर को लिमिट करता था. टेलीविज़न एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन. अब यहाँ पर क्या था, इस एग्जाम्पल से आपने देखा है यहाँ पर प्रेस की फ्रीडम नहीं थी. टेलीविज़न और रेडियो जो है किसके कंट्रोल में थे, गवर्नमेंट के, और वो वही दिखाते थे जो कि रूलिंग पार्टी चाहती थी. There were independent newspapers, but the government harassed those journalists who went against it. Independent newspapers तो थे, लेकिन जो उसके जर्नलिस्ट होते थे उनको परेशान किया जाता था अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखते थे. The government ignored some court judgment that went against it and pressurized judges. गवर्नमेंट ने अगर किसी जज ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई डिसीजन दिया है तो जज को प्रेशराइज किया जाता था कि वो अपना डिसीजन जो है उसके अगेंस्ट ना दे, और कई बार तो उन डिसीजंस को भी इग्नोर किया जाता था. ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017 और फाइनली 2017 में उसको ऑफिस से आउट कर दिया गया. सो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहाँ पर ना प्रेस की फ्रीडम थी ना लॉ का रिस्पेक्ट था. द एग्जाम्पल ऑफ अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ, everyone is equal before the law, whether it is a common people or the president or prime minister of the country.
लॉ अप्लाई इक्वली ऑन ऑल द पीपल। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जजमेंट को ही इग्नोर किया जाता था और जजेस को भी प्रेशराइज किया जाता था अपना डिसीजन चेंज करने के लिए। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। इस एग्जाम्पल से हमने देखा कि मुगबे पॉपुलर था और फ्रीडम स्ट्रगल में भी उसका रोल था, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। लेकिन ये सफिशिएंट है, कई बार जो है पॉपुलर रूलर भी अनडेमोक्रेटिक हो सकते हैं। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, तानाशाह वो हो सकते हैं। इफ वी विश टू assess a democracy, it is important to look at the election, but it is equally important to look before and after the election. There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition. हर पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए स्पेशल प्रोविजन हो चाहिए, अपोजिशन के लिए भी। In the period before election, this required that state should respect some basic right of the citizen. और स्टेट को, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोगों के बेसिक राइट्स की रिस्पेक्ट करे, जैसे राइट टू फ्रीडम है, इक्वेलिटी। दे शुड बी फ्री टू थिंक, टू हैव ओपिनियन, टू एक्सप्रेस इन पब्लिक, टू फॉर्म एसोसिएशंस, टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन। पीपल शुड बी फ्री टू protest against the government, to form association, etc. Everyone should be equal in the eyes of law. These rights must be protected by an independent judiciary. ये सब लॉ किसके द्वारा प्रोटेक्टेड हो? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जैसे हमें यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, और अगर किसी का फंडामेंटल राइट हर्ट होता है देन वी कैन मूव टू द कोर्ट, whose orders are obeyed by everyone. We shall read more about these rights in chapter 5. Similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the election. A democratic government cannot do whatever it likes. इसके अलावा ये नहीं है कि गवर्नमेंट हमने इलेक्ट कर दी और गवर्नमेंट की पावर अनलिमिटेड हो, वो जो करना चाहे वो कर सकती है, सिंपली बिकॉज इट हैज़ वोन एन इलेक्शन। केवल इस बात को लेकर ही नहीं कि उसने इलेक्शन जीता है और वो गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। गवर्नमेंट को कुछ बेसिक रूल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पीपल्स के राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटी। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस। हर डिसीजन जो है डिस्कशन और कंसल्टेशन के बाद लेना चाहिए। एवरी ऑफिस बैरियर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। हर ऑफिस होल्डर की और हर इंस्टीट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल but also to other independent officials. We shall read more about this in chapter 4. In chapter 4, we will read about the institutional design. Both these aspects give us the fourth and final feature of democracy. Now, this is the fourth feature of democracy. A democratic government rules within its limits set by the constitutional law and citizens' rights. कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अपनी लिमिट्स में अपनी पावर का यूज़ करे, और वो लिमिट्स किसके द्वारा सेट होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। समरी डेफिनेशन में हम इन चारों फीचर्स को रिपीट करेंगे। फर्स्ट हमने देखा डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इट इज़ द फर्स्ट बेसिक थिंग। सेकेंडली, democracy is a form of government in which rulers elected by the people take all the major decisions. Elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. Fair choice हो, लोगों के पास अगर choice ही नहीं होगी तो obviously वही पार्टी जीतती जाएगी। This choice and opportunity is available to all the people on an equal basis. Equal basis means हर आदमी को वोट डालने का राइट हो, इक्वली बेसिस पर जो है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने की चॉइस हो। The exercise of this choice leads to a government limit by basic rules of the constitution and citizens' right. और इस चॉइस यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर, उसकी पावर पर कौन कंट्रोल करे? पावर्स किसके द्वारा लिमिटेड हो? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। These are the four basic features of democracy.
जहाँ पर ये फीचर्स डेमोक्रेसी के फुलफिल होते हैं रियल मायने में, वही कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री होती है। एक बेसिक थिंग यही नहीं कि इलेक्शन हो गई, दैट इज़ सफिशेंट। द कंट्री शुड फॉलो दीज फीचर्स ऑल्सो to become a democratic country. So, in this lecture, we have seen the features of democratic country, and we have seen the final definition and the features of democracy. Thank you. Goodbye.